हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है हमारे पास में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी। आज की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपके लिए लेके आऊँ आज इस वीडियो के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में जो यूरिया और जो पाइराइट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरिया क्या होता है, इसमें मृदा में किस तरीके से इसकी अभिक्रिया होती है और फसलों पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है। वैसे ही पाइराइट का हम कैसे यूज़ करते हैं, पाइराइट हमारी जो फसलें होती है उसको किस प्रकार से या मृदा सुधारक के रूप में किस प्रकार से काम आता है, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया के बारे में। तो हमारे पास में आज जो हम पढ़ेंगे वो है, एक तो रहेगा हमारे पास में यूरिया। अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये NH2CO है इसका फॉर्मूला। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास में पाइराइट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeS2। इन दो के बारे में हम पढ़ेंगे, यूरिया क्या होता है, पाइराइट क्या होता है, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया के बारे में। हम सबसे पहले लेते हैं यूरिया को। यूरिया क्या होता है हमारे पास में, देखो यूरिया जो है हमारे पास में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है इसका NH2CO NH2। ये इसका फॉर्मूला होता है यूरिया होता है हमारे पास में। यूरिया को हम क्यों डालते हैं, हमें सभी को पता है कि हम खेतों के अंदर क्या यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और यूरिया हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे पास में जो मिट्टी, जो क्षारीय मिट्टी, जब मिट्टी ज़्यादा मिट्टी के अंदर क्षारकता ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्षारकता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं। यूरिया कैसा होता है हमारे पास में, किस प्रकार का उर्वरक होता है ये जो हमारे पास में यूरिया होता है वो हमारे पास में अम्लीय उर्वरकों के अंदर आता है। साथ में ये क्या करता है, ये यूरिया जो होता है वो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है उसकी आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से मृदा में अभिक्रिया करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि यूरिया जो होता है, जब आप इसको मिट्टी के अंदर मिलाते हो, मिट्टी के अंदर डालते हो, तो इससे देखो क्या रिएक्शन होगी। जब इसमें मिट्टी में मिलाते हैं, यूरिया को मिट्टी में डालते हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, यूरिएज एंजाइम होता है। मिट्टी के अंदर नमी होगी, H2 होगा। इस H2 के साथ में क्रिया करके किसकी प्रेजेंस में एक एंजाइम होता है यूरिएज। इस यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में जो यूरिया होता है वो इस मिट्टी की नमी के साथ में क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है ये। अब देखो अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, NH2CO NH2 यूरिया है, जल के साथ में रिएक्शन कर रहा है ये, और किसकी प्रेजेंस में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम और ये कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। यानी जब आप यूरिया को मिट्टी के अंदर डालते हो तो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया जो होता है हमारे पास में वो जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना हमारे पास में, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं दोनों तरफ। देखो यहाँ हमारे पास में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसमें 2 और 2 4 और 2 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 2 ही है। इसको बैलेंस करते हैं, हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा ले, तो देखो 2 4 तो इसमें हाइड्रोजन और 4 इसमें, यानी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 1 और 1 2 नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इसमें और 1 इसमें, 3 ऑक्सीजन है, इसमें भी 3 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो अमोनियम कार्बोनेट बना। अब ये अमोनियम कार्बोनेट जो होता है हमारे पास में आगे अपघटित होता है किस किस में, देखो ये जो अमोनियम कार्बोनेट था, ये जो अमोनियम कार्बोनेट है, ये अमोनियम कार्बोनेट अपघटित होता है किसमें, अमोनियम आयन के रूप में और कार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है, ये NH4 को हम बोलते हैं अमोनियम आयन होता है, ये अमोनियम आयन है अपने पास। ठीक है, अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन के अंदर ये टूटता है हमारे पास में अमोनियम कार्बोनेट जो होता है। ठीक है, अब इस अमोनियम आयन को क्या करते हैं, पौधे डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो अमोनियम आयन बना हमारे पास में, कुछ ऐसी फसलें होती है वो जो हमारे पास में अमोनियम आयन को डायरेक्ट ग्रहण करती है, यानी इस अमोनियम आयन से नाइट्रोजन ग्रहण करती है वो। ठीक है,
लेकिन अधिकांश फसलें जो होती है हमारे पास में, अधिकांश पौधे होते हैं, वो जो अमोनियम आयन होता है हमारे पास में, उस अमोनियम आयन से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते हैं। वो किससे मिलते हैं? नाइट्रेट आयन से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अमोनियम आयन जो हमारे पास में यहाँ पे बना, उसका कुछ हिस्सा तो हमारे पास, जैसे धान की फसल होती है, वो ग्रहण कर लेती है। धान की फसल में अगर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि धान की जो फसल होती है हमारे पास में, वो धान की फसल क्या करती है, धान की फसल में जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम आयन के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका कुछ हिस्सा तो क्या होता है हमारे पास में, ऐसी फसलें द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और जो इसके बाद में इसका शेष हिस्सा बचेगा हमारे पास में, वो क्या करता है, क्योंकि अमोनियम आयन है हमारे पास में, ये अमोनियम आयन, ठीक है, ये अमोनियम आयन जो होता है हमारे पास में, वो मिट्टी के कणों पर, क्योंकि मिट्टी जो होती है हमारे पास में वो ऋणावेशित कण होते हैं, उस पर अमोनियम आयन जो होता है उस मिट्टी के कणों पर चिपक जाता है। ठीक है, अब मिट्टी के अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास में, बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है हमारे पास में नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास जो होता है हमारे पास में, वो क्या करते हैं, इनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, पहले नाइट्राइट में बदलेगा, उसके बाद में नाइट्राइट का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोबैक्टर के द्वारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में हो जाएगा, जिससे पौधे इसको ग्रहण कर लेंगे। तो देखो आगे क्या होगा हमारे पास में, ये अमोनियम आयन जो था हमारे पास में, मिट्टी के अंदर दो ऐसे हमारे पास में बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रीकरण का काम करते हैं, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे वो। ये है हमारे पास, एक तो होता है नाइट्रोसोमोनास, ये जो अमोनियम आयन है उसको, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे कौन, ये नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसका ऑक्सीकरण कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ये अमोनियम आयन है, इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में NO2-, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट। ये नाइट्राइट होता है, साथ में जल बनेगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन भी बनती है इसके अंदर, इसको नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम बैलेंस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे इसमें 4 और 2 6, 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 आ रहे हैं इसमें 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, तो देखो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास में। 6 ऑक्सीजन हो गए तो हमारे पास में हम क्या करें, इसको हम 2 से गुणा कर लें। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 तो इसमें, और इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास में, इधर भी 6 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ 2 आ रहे हैं तो यहाँ इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ देखो कितने हो जाएंगे, 4 2 दूनी 4 इसमें और 4 इसमें 8, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस और नाइट्रोजन भी बैलेंस। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट बना, वो मिट्टी के अंदर एक दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इस नाइट्राइट को बदल देता है नाइट्रेट आयन के रूप में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बदलेगा, यहाँ पे जो NO2- बना था हमारे पास में, इसका ऑक्सीकरण होता है वापस किसके द्वारा, एक नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये जो नाइट्रोबैक्टर होता है इसका ऑक्सीकरण कर देता है, तो ये नाइट्राइट था हमारे पास, वो किस में बदल जाएगा, नाइट्रेट के अंदर, NO3-, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ये नाइट्रेट होता है। ठीक है, इसको भी हम बैलेंस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इसमें 4 है, 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको पहले 2 से गुणा कर दो, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 6 हमारे पास में ऑक्सीजन, इसमें भी 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नाइट्रेट बना, इस नाइट्रेट को फिर पौधे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो नाइट्रेट बना हमारे पास में, ये नाइट्रेट आयन होता है, वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन जो पोषक तत्व होता है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, ये जो यूरिया होती है उसकी मृदा में अभिक्रिया होती है। ठीक है, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में होती है। यहाँ देखो NH2 जो यहाँ पे दिख रहा है, ये एमाइड होता है हमारे पास में। ठीक है, इस एमाइड को क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो मिट्टी के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है। ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है हमारे पास में, ये अपघटित होता है अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन के रूप में। अब इस अमोनियम जो आयन है हमारे पास, इसका कुछ हिस्सा तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और शेष जो हिस्सा होता है उसमें मिट्टी के अंदर जो 2 प्रकार के हमारे पास में बैक्टीरिया होते हैं, एक तो नाइट्रोसोमोनास होता है जो इस अमोनियम आयन का ऑक्सीकरण करके इसको नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है,
और दूसरा जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, ये नाइट्रोबैक्टर होता है, जो इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इस नाइट्रेट आयन के रूप में। और इस नाइट्रेट आयन को फिर पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और उनमें जो पोषक तत्व जो नाइट्रोजन होता है हमारे पास में वो उनको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास में ये जो हमारे पास में यूरिया होता है वो मिट्टी के अंदर इस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो ये पहला जो होता है हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम ये देखते हैं कि जब आप यूरिया का लगातार यूज़ करते हो, यूरिया हम लगातार मिट्टी के अंदर डालते हैं, अपने खेत में यूज़ करते हैं यूरिया को, तो हम देखते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है वो क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। वो अम्लीय इसलिए हो जाती है हमारे पास में कि यहाँ से जो नवजात हाइड्रोजन थे हमारे पास में वो क्या करते हैं हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे देखो किस तरीके होगा, यहाँ पे जो नवजात हाइड्रोजन थे ये वाले, जब आप लगातार मिट्टी के अंदर यूरिया डालोगे, लगातार इसका यूज़ करोगे, तो देखो क्या होगा कि जैसे मान लो हमारे पास में ये हमारे पास में मिट्टी है, ठीक है, और इसमें कैल्शियम आयन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये 2 कैल्शियम आयन इस तरीके से। आपने क्या किया, यूरिया लगातार डाल रहे हो, यहाँ से जो नवजात हाइड्रोजन थे हमारे पास में 4, वो इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। अब देखो हमारे पास में इन 2 कैल्शियम आयनों को हटाने के लिए हमारे पास में 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए। देखो किस इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में ये तो क्ले यानी मिट्टी, इस पे चारों तरफ क्या चिपक जाएंगे, हाइड्रोजन आयन चिपक जाएंगे इस तरीके से, और ये जो 2 कैल्शियम आयन थे वो बाहर हो जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे, उनको विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे मिट्टी के कणों पर ये H+ आयन होने की वजह से मिट्टी कैसी हो जाएगी, हमारे पास में अम्लीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो, अगर आप लगातार यूरिया का यूज करोगे मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, हमारे पास में अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास में यूरिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो था हमारे पास में पाइराइट। ठीक है, वो पाइराइट किस तरीके से हमारे पास में यूज करते हैं, मिट्टी में किस प्रकार से वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं हमारे पास में पाइराइट। सेकंड जो है हमारे पास में वो है पाइराइट। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है FeS2। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि पाइराइट होता क्या है। देखो पाइराइट जो होता है हमारे पास में एक प्रकार का एक सस्ता मृदा सुधारक होता है ये। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये जो पाइराइट होता है वो जो कोयले और जो लोहे की जो खान होती है हमारे पास में वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पाइराइट जो होता है हमारे पास में, वैसे हम इसका यूज क्यों करते हैं, कहाँ यूज किया जाता है, मिट्टी के अंदर एक मृदा सुधारक के रूप में काम करता है ये। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसमें मिट्टी के अंदर कैसे रिएक्शन करेगा हमारे पास में, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास में मिट्टी जो है वो बहुत अधिक क्षारीय है। ठीक है, यानी बहुत अधिक क्षारीय कब होगी, जब उसमें सोडियम आयन की अधिकता होगी हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में जो आप पाइराइट यूज कर रहे हो आप, ये पाइराइट क्या करता है, वो सोडियम आयन यानी जो हमारे पास में क्षारकता का जो अधिक जो क्षारकता होती है उस क्षारकता को दूर कर देता है ये। ठीक है, देखो किस तरीके से करेगा ये, मिट्टी के अंदर कैसे रिएक्शन करेगा। ये जो हमारे पास में पाइराइट है FeS2, ये क्या होता है, टूटता है फेरस सल्फाइड और S के अंदर, इसको हम फेरस सल्फाइड बोलते हैं, और ये सल्फर होता है हमारे पास में। ठीक है, यानी Fe+ S के अंदर ये क्या करता है, टूटता है। पहला तो ये हो गया हमारे पास कि जो हमारे पास में पाइराइट था वो Fe+ S में टूट जाएगा। ठीक, आगे क्या होगा हमारे पास में, ये जो फेरस सल्फाइड था FeS था, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है ये। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु की उपस्थिति, मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसकी उपस्थिति में FeS है, इस ऑक्सीकरण होता है इसका। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में Fe2O3 के अंदर, साथ में सल्फर। ठीक है, Fe2O3 यानी जो हमारे पास में क्या बनता है, ये जो बनेगा हमारे पास में फेरिक ऑक्साइड बनेगा हमारे पास में, ये ऑक्साइड बन गया, आयरन का एक ऑक्साइड बन गया ये, और साथ में सल्फर है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम पहले। यहाँ देखो हमारे पास में, यहाँ ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं हमारे पास में 3, और इसमें आ रहे हैं 2। ठीक है, हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 इसमें, और 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब Fe कितने होंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो, तो 4 Fe हो जाएंगे। अब सल्फर यहाँ पे 4 हो गए, तो इधर भी क्या कर दो आप, 4 से गुणा कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास में Fe2O3 और साथ में सल्फर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे जो सल्फर था, ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, और ये कन्वर्ट होता है SO3 के अंदर, इसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ठीक है। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता है हमारे पास में सल्फर इसके साथ में रिएक्शन करके। अब ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है हमारे पास में एक एसिड बनाती है, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हम गंधक का अम्ल भी कह सकते हैं, गंधक का अम्ल। ठीक है। तो जो हमारे पास में सल्फर ट्राईऑक्साइड जो हमारे पास बनी रही थी यहाँ पे, वो सल्फर ट्राईऑक्साइड मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, नमी होती है, उसके साथ में रिएक्शन करके एक एसिड बनाती है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम बोल सकते हैं गंधक का अम्ल। ठीक है। ये जो गंधक का अम्ल बनता है हमारे पास में, ये गंधक का जो अम्ल बना है H2SO4, ये रिएक्शन करता है मिट्टी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके साथ में। तो देखो इससे रिएक्शन करके ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बनता है H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल होता है ये। ठीक है। इसको आप H2O+CO2 भी लिख सकते हो। ठीक है। ये कार्बोनिक अम्ल बनता है इस तरीके से, और ये क्या बनता है हमारे पास में, कैल्शियम सल्फेट बनता है। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट जो होगा हमारे पास में, अब ये कैल्शियम सल्फेट मिट्टी के अंदर जो हमारे पास में अधिक मात्रा में सोडियम आयन जो होंगे हमारे पास में, सोडियम होगा हमारे पास, जिस वजह से मिट्टी क्षारीय है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे हमारे पास में सपोज मिट्टी के अंदर क्या है हमारे पास में कि अधिक क्षारीय मिट्टी है, सोडियम है उसके अंदर, तो ये कैल्शियम जो सल्फेट होता है हमारे पास में, उस सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, सपोज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास में क्या है कि ये क्ले है और यहाँ पे सपोज सोडियम आयन है, और ये जो हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट था वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे इस एक सोडियम, यहाँ पे सपोज इस तरीके से 2 सोडियम आयन है। ठीक है। तो यहाँ इस 2 सोडियम आयन को हटाने के लिए हमारे पास में 1 कैल्शियम आयन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्ले आ जाएगा। ठीक है। और 2 सोडियम का आयन को 1 कैल्शियम आयन हटा देगा, तो ये कैल्शियम Ca+2, और साथ में क्या हो जाएगा, 2 तो सोडियम आयन हटे और साथ में सल्फेट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट। इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, जो कि क्या होता है, निक्षालन के द्वारा क्या हो जाएगा हमारे पास में, मिट्टी के निचले सहस्त्रों में चला जाएगा, और जो क्या होगा हमारे पास, उस मिट्टी से सोडियम आयन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे जो क्षारकता थी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस जो हमारे पास में ये पाइराइट होता है, उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को सुधार सकते हैं। ठीक है। तो एक सस्ता मृदा सुधारक के रूप में हम क्या करते हैं, पाइराइट का यूज करते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो 1 टन जो हम जिप्सम यूज करते हैं, उस जिप्सम के 1 टन के मुकाबले हमें इसकी जो आवश्यकता होती है वो 0.63 टन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जहाँ हमारे पास में जिप्सम का जहाँ 1 टन यूज होता है, उस 1 टन के मुकाबले हमारे पास में ये जो हमारे पास पाइराइट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.63 टन ही क्या होता है, यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक अच्छा मृदा सुधारक भी है, और जिप्सम के मुकाबले हमारे पास में ये क्या कर रहा है, इसकी कम मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक मृदा सुधारक है हमारे पास में, और मृदा सुधारक की सहायता से मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने आज जो 2 चीज़ें पढ़ी है, एक तो यूरिया के बारे में और दूसरा जो हमारे पास में पाइराइट है उसके बारे में। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम और भी जो हमारे पास में बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस होगी, ठीक है, या जितने भी हमारे पास में फॉर्मूले होंगे, जितनी भी डेफिनेशंस होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।